नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ISPCS अकेडमी में। मैं हूं आपका एजुकेटर मयंक मिश्रा और हमारी जो पॉलिटी की जो सीरीज़ चल रही है तो मैं उसका ये आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं जो भी स्टूडेंट, तो मैं आपको बता दूं कि आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप स्टार्टिंग से पॉलिटी के लेक्चर वहाँ से आप ले सकते हैं, जो कि आपके आने वाले जो एग्ज़ाम है तो उनमें आपके लिए आपका जो पॉलिटी का क्वेश्चन होगा वो इन लेक्चर से कहीं पे छूट के नहीं जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव जो है दोनों तरीके के क्वेश्चन आप यहाँ से इस सीरीज़ से आप सॉल्व कर लेंगे आसानी से। तो मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जो आपके जो पेपर होता है कि एक ऑब्जेक्टिव पेपर होता है और दूसरा रिटन वाला, तो आप दोनों के दोनों पेपर जो आपके पॉलिटी से क्वेश्चन आने वाले हैं तो कहीं ना कहीं इन वीडियो से आपको मैक्सिमम हेल्प मिलने वाली है। तो आप हमारे साथ बने रहिए और अगर पहली बार चैनल पर विज़िट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके के वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो चलिए हम लोग अपना जो टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक कौन सा है? राष्ट्रपति। आज हम लोग राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो देखते हैं कि राष्ट्रपति मतलब कि देखते हैं कि कैसे कैसे काम करता है। और तो चलिए देखते हैं कि संविधान का जो भाग 5 है और अनुच्छेद 52 से लेकर जो 78 है, इसमें क्या है कि संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। तो संघ की कार्यपालिका में कौन कौन आता है? राष्ट्रपति आता है, उपराष्ट्रपति आता है, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, महान्यायवादी, ये सारे के सारे संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति के बारे में। तो जो हमारा कार्यपालिका में जो महत्वपूर्ण पद है राष्ट्रपति, आज हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि राष्ट्रपति क्या होता है कि भारत के राज्य का प्रमुख होता है, वह भारत का प्रथम नागरिक होता है और राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं सुदृढ़ता का प्रतीक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अब हम लोग बात करेंगे कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो किस तरीके से होता है। क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें जनता जो है प्रत्यक्ष रूप से नहीं, जनता उसमें वोट डालने नहीं जाती है। उसमें कौन कौन वोट डालने जाता है? उसमें जो विधायक हो गए और सांसद हो गए वही वोट डालने जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसके निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। अच्छा, संसद में जो लोग बैठते हैं वो उनकी दो कैटेगरी, तो एक तो निर्वाचित हो जाते हैं और दूसरे कौन से होते हैं? मनोनीत। मनोनीत में कौन होते हैं कि जो हमारे राष्ट्रपति महोदय जो होते हैं वो क्या करते हैं कि कुछ जो सदस्य हैं उनको मनोनीत कर देते हैं कि मतलब कि वो चुनाव के द्वारा संसद में नहीं जाते, उनको मतलब कि राष्ट्रपति डायरेक्ट ही मनोनीत कर देता है, वो डायरेक्ट ही संसद में जाते हैं बिना मतलब कि चुनाव लड़े। तो वो जो सदस्य होंगे वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे। अच्छा, यही कंडीशन जो होती है वो राज्य की विधानसभा में होती है। वही निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वही इसमें भाग लेंगे जो मनोनीत। अच्छा, राज्य की विधानसभा में क्या होता है कि राज्यपाल जो होता है वो कुछ सदस्यों को मनोनीत करता है, तो वो सदस्य इसमें भाग नहीं लेंगे। और तीसरे कौन से सदस्य भाग लेंगे? एक केंद्र शासित प्रदेश, मतलब कि जो दिल्ली एवं पुदुचेरी हैं इसमें जो है विधानसभाएं बनी हुई हैं, अन्य में नहीं है। मतलब कि जो दिल्ली एवं पुदुचेरी की जो विधानसभाएं हैं तो इनके जो निर्वाचित सदस्य होंगे वो भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अच्छा, अब हम लोग बात करने वाले हैं कि अच्छा होता क्या है कि जैसे कि विधायक और सांसद होते हैं तो ये लोग जो वोट डालने जाते हैं तो इनके मतों का मूल्य कैसे निकलता है। मतलब कि अभी हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हम लोग अगर वोट डाल के आएंगे, जैसे कि मान लीजिए कि 100 लोगों ने वोट डाले हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि 100 लोगों के वोटों का मूल्य 100 ना होकर जो विधायक और सांसद होते हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में डालते हैं तो इनका मतों का मूल्य अलग निकलता है। कि मतलब कि अगर इनका अलग निकलता है कि एक मान लीजिए कि एक विधायक है तो उसके मतों का मूल्य 500 वोट भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है। तो वो किस तरीके से निकाला जाता है वो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो इसमें एक विधायक के मत का मूल्य कैसे निकलता है कि राज्य की टोटल जनसंख्या अपॉन में आप रख दीजिए कि राज्य की जो विधानसभा होगी उसके कुल निर्वाचित सदस्य जितने भी हैं अपॉन में रख दीजिए और इंटू 1/1000 कर दीजिए, तो जो बराबर में आएगा वो आपके एक विधायक के मतों का मूल्य निकल के आएगा। अच्छा, इसी तरह के जो सांसद होता है उसके मतों का मूल्य भी निकलता है। तो कैसे निकलता है कि सभी राज्यों के जो विधायकों के मतों का मूल्य, अभी हम लोगों ने एक विधायक के मत का मूल्य निकाला, तो इसी तरीके से आप सारे के जो सारे विधायक होंगे उनके मतों का मूल्य अपॉन में आप क्या रखेंगे कि संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या अपॉन में रख देंगे, तो बराबर में जो निकल के आएगा वो एक सांसद के मतों का मूल्य होगा। तो हम लोगों ने देख लिया कि कैसे कैसे इनके मतों के मूल्य निकलते हैं। तो अब हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। तो इसमें जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है
तो जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति का चुनाव जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति एवं गुप्त मतदान के द्वारा होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि निश्चित मत चाहिए होते हैं कि अब जैसे क्या होता है कि अपने मतलब कि लोकल लेवल पे चुनाव जो होते हैं उसमें क्या होता है कि जैसे कि मैक्सिमम वोट जिस प्रत्याशी को मिलते हैं तो वही चुन लिया जाता है कि यही मतलब कि प्रत्याशी विजयी हुआ। इसमें क्या होता है कि इसमें ऐसा नहीं होता कि जैसे कि मान लीजिए कि जो कुल टोटल वैध मत मान लीजिए कि, और उसमें क्या होता है कि अपॉन में क्या होता है कि प्रत्याशियों की संख्या कर दी जाती है +1 जो है जो बराबर में आएगा वो निश्चित भाग होता है। मान लीजिए टोटल वैध मत पड़े 100 टोटल वोट पड़े हैं, उसके अपॉन मान लीजिए कि 2 प्रत्याशी खड़े हुए, एक कांग्रेस का एक बीजेपी का, ठीक है, और प्लस आपको बंद करना है। तो इसमें क्या होता है कि आप 2 से इसको डिवाइड करें तो 50 हो गए और +1 तो टोटल जो बराबर हमारा निकल गया है 51 हो गए। तो मतलब इसमें क्या होता है कि निश्चित मत चाहिए ही होते हैं कि एक प्रत्याशी को 51 मत मिलेंगे तभी वो प्रत्याशी विजयी घोषित होगा। अगर नहीं मिल रहे हैं तो इसमें क्या होता है कि चरणबद्ध तरीके से कि मतलब कि जो प्रत्याशी होते हैं कि इसमें प्रेफरेंस भरी जाती है जो वोट डाल के आते हैं कि मतलब कि पहली प्रेफरेंस में ये वाला प्रत्याशी है, दूसरी प्रेफरेंस में मतलब कि ये आप नंबर देते हैं, जैसे कि एक बीजेपी का हो गया, ठीक है, एक कांग्रेस का हो गया, ठीक है। तो इनके जो वोट डालने जाते हैं मतलब कि जो सदस्य वोट डालेंगे वो इन पे अपनी प्रेफरेंस लिखेंगे 1, 2 करके। तो ऐसे करके प्रेफरेंस लिखते हैं कि मतलब अब पहली जो चरण की मतलब कि गणना होने के बाद में अगर किसी को 51 मत नहीं मिले तो उसमें क्या होता है कि जो लास्ट में रह जाते हैं प्रत्याशी, जो कहने का मतलब लास्ट में जो जितने वोट पड़े गए अब नहीं मतलब कि 51 में किसी को 51 नहीं मिल रहा तो दूसरी बार में गणना होगी कि जो प्रेफरेंस 2 में रखा गया है तो फिर उसके आधार पे गणना होगी। तो प्रेफरेंस 2 के हिसाब से फिर वो ऐड किए जाएंगे। यही प्रक्रिया चलती जाती है जब तक कि 51 उसको नहीं मिल जाते हैं। मतलब कि अब जैसे कि इसमें दिक्कत कब होती है कि जब कई सारे प्रत्याशी खड़े हों। अब जैसे कि 2 ही प्रत्याशी खड़े हो तो नॉर्मल पहली बार में ही मतलब कि इसमें काउंटिंग हो ही जाती है, तो दोबारा गणना की ज़रूरत अधिकतम तो मतलब कभी कभी रेयर ही केस होता है जब दोबारा गणना का चांस पड़ा हो, वैसे नहीं पड़ती है कि पहली बार में ही प्रत्याशी मिल ही जाते हैं 51 वोट। तो आगे हम लोग बात करेंगे वो राष्ट्रपति के पद की है। तो अर्हताएँ एलिजिबिलिटी क्या होती है कि चलिए पढ़ते हैं कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी करना चाहिए, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हत होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए और 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदकों की ज़रूरत होनी चाहिए। अब जैसे कि लाभ के पद की बात आती है तो कहीं ना कहीं मतलब कि किसी कंपनी में मैनेजर नहीं होना चाहिए, कि मतलब कोई बिजनेसमैन नहीं होना चाहिए, कोई मतलब कि बहुत उच्च पद पर नहीं होता। अब जैसे कि मान लीजिए कोई राज्यपाल हो गया, मंत्री हो गए, तो ये जो है लाभ के पद नहीं माने जाते हैं। तो इसमें और क्या होता है कि जैसे कि आप अभी मान लीजिए किसी राज्य के राज्यपाल हैं और आपने राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया, तो आप जो है राष्ट्रपति चुन लेने के बाद में आपका जो पिछला पद होगा वो आप स्वतः ही आपसे ले लिया जाएगा। आप एक समय में एक ही पद पर नियुक्त रह सकते हैं। तो अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है राष्ट्रपति के पद की पदावधि की बात कर लें। तो पदावधि की बात करें तो राष्ट्रपति अपने निर्वाचन की तारीख से 5 वर्ष तक जो है अपने पद पर बना रह सकता है। वो अपना त्यागपत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। और क्या होता है कि जो राष्ट्रपति होता है वो पुनः निर्वाचन के लिए अर्हत होता है। कि अब जैसे कि बात कर लें अमेरिका की बात अगर करें तो वहाँ पे उनका जो राष्ट्रपति चुना जाता है वो सिर्फ 2 बार ही चुना जा सकता है, तीसरी बार वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे यहाँ पे एक व्यवस्था है कि एक राष्ट्रपति कितनी भी बार मतलब कि यहाँ पे चुनाव में खड़ा हो सकता है, जीत सकता है। अच्छा, अगली जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है राष्ट्रपति पर महाभियोग को लेकर। महाभियोग को लेकर मतलब क्या है कि मतलब कि और बात कर लेते हैं, ये महाभियोग जो प्रक्रिया होती है ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है। अच्छा, महाभियोग की बात करें तो मतलब कि राष्ट्रपति अगर कोई ऐसा कृत्य कर दे कि जिससे कि संविधान का उल्लंघन हो तो उसके एवज में जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग, अगर मतलब कि संसद को अगर लगे कि राष्ट्रपति कोई ऐसा कार्य कर रहा है जिससे हमारे संविधान का उल्लंघन हो रहा है तो उस बेस पे राष्ट्रपति पर महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को पद त्याग करने के लिए विवश किया जा सकता है। तो बात करते हैं महाभियोग को, हम लोग देख लेते हैं कि कैसे कैसे स्टार्ट होता है, कौन से सदन से। तो महाभियोग में क्या होता है कि ये जो होता है वो संसद के किसी भी सदन में प्रश्न स्टार्ट हो सकता है, चाहे वो लोकसभा में हो चाहे वो राज्यसभा में। इसमें क्या होता है कि जिस सदन में मतलब कि स्टार्ट होना है उसके 1/4 सदस्य हैं वो नोटिस देंगे राष्ट्रपति को, मतलब कि 14 दिन पहले राष्ट्रपति को बताएंगे कि हम 14 दिन के बाद में आप पर महाभियोग ला रहे हैं, तो तब तक के लिए आप तैयार हो जाइए। मतलब कि ये बात जो है
बता देते हैं। जो 1/4 सदस्य होंगे मतलब कि वो नोटिस देंगे सबसे पहले, उसके बाद में क्या होगा कि उस पर चुनाव होगा। अगर मान लीजिए कि लोकसभा में प्रस्ताव आया है तो उसमें क्या होगा कि उस पर जब चुनाव होगा तो उसके लिए 2/3 जो है बहुमत चाहिए होगा। 2/3 बहुमत मिलने के बाद में फिर क्या होगा कि फिर वो दूसरे सदन में जाएगा, दूसरे सदन में वोटिंग होगी, उसके बाद में वहाँ पर भी 2/3 बहुमत चाहिए होगा। अगर दोनों जगह से 2/3 बहुमत मिलने के बाद में क्या होगा, अगर मिल गया तो उसके बाद में राष्ट्रपति को त्यागपत्र अपना देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि एक जगह 2/3 बहुमत मिल गया, दूसरी जगह नहीं मिला, तो राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा। तो मतलब कि त्यागपत्र देने के लिए ज़रूरी है कि दोनों सदनों से 2/3 बहुमत मतलब कि मिलना उस पर ज़रूरी है, और उसके बाद में राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देगा। तो उसके बाद में क्या होता है कि इसमें मतलब कि कौन कौन से मतलब कि अब इसमें जो है कौन कौन से जो मतलब कि सदस्य हैं वोट डालेंगे। अभी हम लोगों एक बात हम लोगों ने अभी देखी थी, जब राष्ट्रपति की वोटिंग आती है तो उसमें क्या होता है कि संसद के जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो इसमें भाग नहीं लेते। और इसमें मतलब कि महाभियोग की प्रक्रिया में कौन कौन भाग लेते हैं, जो संसद के दोनों सदनों के जो सदस्य होंगे, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे वो मनोनीत हो, दोनों ही सदस्य मिलकर वोट डालेंगे। और इसमें क्या होगा, जो राज्य की विधानसभा होती है उसके जो प्रत्याशी होंगे मतलब कि जो सदस्य होंगे वो वोट नहीं डालते, जबकि वो राष्ट्रपति को चुने जाने पर वोट डालते हैं। लेकिन जब महाभियोग की प्रक्रिया होती है तो इसमें राज्य का कोई रोल नहीं होता, संसद के जो दोनों सदनों के सदस्य होते हैं वही वोट डालेंगे महाभियोग प्रक्रिया में। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं राष्ट्रपति के पद की रिक्तता कब कब होती है। चलिए देखते हैं कि एक तो उसका कार्यकाल समाप्त हो जाए तो हट जाएगा। त्यागपत्र अगर अपना दे दे उपराष्ट्रपति को तो राष्ट्रपति के पद की रिक्तता हो जाएगी। उस पर महाभियोग मतलब कि लगा दिया जाए, महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। उसकी मृत्यु हो जाए तब मतलब कि उसके पद की रिक्तता हो जाती है। उसके बाद में क्या होता है कि 6 माह के अंदर उसका मतलब कि उसका कार्यकाल समाप्त हो गया या त्यागपत्र उसने दे दिया तो उसके 6 महीने के अंदर में उसका मतलब कि चुनाव राष्ट्रपति का हो जाना चाहिए। कहने का मतलब कि 6 महीने बाद में नया राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा, और तब तक के लिए उसकी कुर्सी पर कौन बैठता है, उपराष्ट्रपति जो है तब तक उसकी कुर्सी पर बैठेगा और राष्ट्रपति के सारे कार्य उपराष्ट्रपति करेगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे, शक्ति एवं उसके कर्तव्य क्या होंगे कि राष्ट्रपति क्या क्या काम करता है। चलिए हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति के काम क्या क्या हैं, वो मतलब कि अपने पद पर करता क्या क्या है। जैसे कि कार्यकारी शक्तियाँ उसकी हो गई, विधायक की शक्तियाँ मतलब कानून से रिलेटेड हो गई, फाइनेंस से रिलेटेड हो गई, कूटनीतिक हो गई, सैन्य शक्तियाँ हो गई। तो एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहली जो शक्ति मतलब कार्य क्या करता है, कार्यकारी शक्तियों की बात करें तो इसमें क्या करता है कि सभी शासन से संबंधित कार्य उसके नाम से ही होंगे। जो भी मतलब कि कानून बनेगा तो वो उसके नाम से ही बनेगा, उसके सिग्नेचर होंगे तभी वो कानून माना जाएगा। उसके बाद में क्या होता है, प्रधानमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। और क्या करता है, महान्यायवादी हो गया, कैग हो गया, मुख्य चुनाव आयुक्त हो गया, यूपीएससी के जो अध्यक्ष एवं सदस्य होते हैं ऑफिस के, राज्यपाल हो गया, वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति, ये सारे के सारे काम कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और क्या करता है कि जो SC ST OBC के लिए आयोग की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। केंद्र राज्य के बीच में सहयोग के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो जो अगली शक्ति है वो हम लोग बात करने वाले हैं, विधायी शक्तियों को हम लोग देखेंगे कि विधायी शक्तियों के अंतर्गत क्या क्या वो करता है। तो विधायी शक्तियों मतलब कि संसद से रिलेटेड या कानून बनाने से रिलेटेड जो भी है वो हम लोग चर्चा करते हैं कि वह संसद की बैठक को बुला सकता है, मतलब कि कभी जब भी चाहे वो संसद की बैठक को बुला सकता है, अथवा कुछ समय के लिए स्थगित भी कर सकता है। लोकसभा को विघटित कर सकता है, अगर मतलब कि प्रधानमंत्री परामर्श के अनुसार जो है वो लोकसभा को विघटित भी कर सकता है। उसके बाद में संयुक्त अधिवेशन जो होता है उसका आह्वान कर सकता है। मतलब कि होता ये सब प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही, लेकिन करता कौन है, राष्ट्रपति ही करता है। दूसरा क्या है कि संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करता है। जो फर्स्ट स्पीच होती है पहले दिन की, वो राष्ट्रपति अपनी स्पीच के बाद में ही वो सत्र शुरू होता है। और क्या करता है कि वह साहित्य हो गया, विज्ञान, कला, समाज सेवा, इन 4 जो हैं, इन 4 टॉपिक से रिलेटेड जो जानकार व्यक्ति होंगे उनमें 12 सदस्यों की नियुक्ति को राज्यसभा में 12 जो ऐसे सदस्य होते हैं उनको राष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा में मनोनीत करता है, मतलब कि डायरेक्ट उनको भेजता है, उनका चुनाव नहीं होता। उसके बाद में और क्या क्या करता है कि वह जो होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो गया, संघ लोक सेवा आयोग हो गया, वित्त आयोग हो गया, इनकी जो एनुअल रिपोर्ट जो होती है वो संसद के समक्ष रखता है। कौन रखता है, राष्ट्रपति। अब बात हम लोग करेंगे राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों, जो फाइनेंस से रिलेटेड उसकी जो शक्तियाँ हैं उन पर बात हम लोग करने वाले हैं। तो देखते हैं कि वित्त से संबंधित क्या है कि धन विधेयक जो होता है वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जाता है। और क्या होता है कि
वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि जो बजट होता है वो संसद के समक्ष कौन रखवाता है? राष्ट्रपति रखवाता है। और क्या करता है कि राज्य एवं केंद्र के मध्य राजस्व का जो बंटवारा करता है वित्त आयोग, उसका गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। आगे हम लोग देखते हैं न्यायिक शक्तियों की। अब हम लोग बात करेंगे मतलब कि कानूनी शक्तियाँ, उसमें क्या क्या है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और क्या करता है कि न्यायाधीशों से सलाह ले सकता है, समय समय पर किसी मुद्दे पर उनसे सलाह ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट से वो सलाह ले सकता है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है उसको सलाह देने के लिए, और ना ही राष्ट्रपति बाध्य है सुप्रीम कोर्ट की सलाह मानने के लिए, लेकिन समय समय पर वो अगर वो चाहे तो सलाह ले सकता है। ये ऑप्शन उसके पास में। और क्या है कि दोष सिद्ध किसी व्यक्ति के लिए दंडादेश को निलंबित कर सकता है, मतलब कि किसी सज़ा पाए हुए व्यक्ति को उसकी सज़ा को निलंबित कर सकता है, माफ़ कर सकता है या परिवर्तित कर सकता है। ये हम लोग अभी आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अगला जो उसका काम है वो आ जाता है कूटनीतिक शक्तियों। मतलब कि कूटनीतिक शक्तियाँ क्या होती हैं कि जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय कोई संधि हो गई, जो समझौते होंगे वो सारे के सारे राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। हालांकि इनके लिए जो संसद है उसकी अनुमति अनिवार्य होगी कहीं ना कहीं। मतलब कि जो अंतर्राष्ट्रीय हमारे जो अन्य देशों से समझौते होते हैं वो सारे के सारे जो हैं राष्ट्रपति के नाम, सिग्नेचर राष्ट्रपति के ही होंगे, और इसके लिए संसद की अनुमति जो है वो अनिवार्य होगी। तो ये हो गई उसकी कूटनीतिक शक्ति। बात कर लेते हैं हम लोग सैन्य शक्तियों की। अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या होता है कि भारत के जो सैन्य बलों का जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो राष्ट्रपति ही होता है। तो बात कर लेते हैं अब हम लोग नेक्स्ट की आपातकालीन शक्तियाँ। तो इसमें क्या होता है कि आपातकाल 3 तरीके का होता है, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल। तो इनको लेकर भी राष्ट्रपति के पास में कई शक्तियाँ हैं, जो मैं आपको आपातकाल वाले जो चैप्टर आएगा उसमें मैं डिटेल से समझाऊंगा। तो आप इसमें शॉर्ट जानकारी रख सकते हैं कि अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन है, 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपातकाल का वर्णन है। तो जब मैं आपातकाल वाला चैप्टर पढ़ाऊँगा तो इसको मैं डिटेल से वहाँ पर कवर करूँगा। बात करते हैं कि राष्ट्रपति की वीटो शक्ति के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, इसका वर्णन कहाँ पे? अनुच्छेद 111 में। आप क्वेश्चन मैक्सिमम बार पूछा ही जाता है कि राष्ट्रपति की जो वीटो शक्ति है उसका वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया। तो आप याद रख सकते हैं कि अनुच्छेद 111 जो है वो राष्ट्रपति की वीटो शक्ति से संबंधित है। अच्छा, बात करते हैं कि इसमें वीटो शक्ति का मतलब क्या होता है कि जैसे कि संसद कोई विधेयक पारित करती है तो उसको अनुमति देना या न देना, यही राष्ट्रपति की वीटो शक्ति है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। जो पहली उसकी वीटो शक्ति आत्यांतिक वीटो है। इसमें क्या क्या होता है? इसमें होता है कि संसद द्वारा पारित जो है किसी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख ले, वह यह विधेयक इस प्रकार समाप्त हो जाएगा। मतलब कि कोई विधेयक आया, कोई विधेयक पारित होकर आया तो राष्ट्रपति ने उस पर सिग्नेचर नहीं किए तो वो अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। तो ये आत्यांतिक वीटो में है। अच्छा, आत्यांतिक वीटो का यूज़ वो कब करेगा तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि कोई गैर सरकारी सदस्य के विधेयक के संबंध में। गैर सरकारी सदस्य का मतलब है कि जो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं है, जो मंत्री नहीं है, जो अन्य सदस्य हैं जो कि मंत्री नहीं हैं, वो अगर कोई विधेयक मतलब लेकर आएंगे तो उनके विधेयक पर ये आत्यांतिक वीटो का वो इस्तेमाल कर सकता है। और कब कि सरकारी विधेयक के संबंध में, मतलब कि जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं वो अगर कोई विधेयक जो है भेजता है तो राष्ट्रपति के संबंध में तब क्या होगा कि जब मंत्रिमंडल त्याग पत्र दे दे और नया मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को ऐसे विधेयक पर अपनी सहमति ना देने की सलाह दे। कहने का मतलब है कि जो जैसे कि अभी मंत्रिमंडल है तो उसने विधेयक भेजा राष्ट्रपति के पास में, तो और उसके बाद में क्या हुआ कि किसी कारणवश मतलब कि जो है वो मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया या बहुमत मतलब कि उसके पास नहीं रहा, तो वो मंत्रिमंडल अभी गवर्नमेंट में नहीं है। तो उसके बाद में क्या होगा कि फिर जो नया मंत्रिमंडल आएगा तो राष्ट्रपति को उसकी बात माननी पड़ेगी। अगर उसने कहा कि इस पर आपको सहमति नहीं देनी है तो वो विधेयक स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अच्छा, एक बात हम लोग कर लेते हैं कि जो इसका सर्वप्रथम आत्यांतिक वीटो का उपयोग कब किया था, तो 1954 में हमारे जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पेप्सू विनियोग विधेयक पर अपना निर्णय रोक कर रखा था। तो पहला उपयोग हम लोगों ने देख लिया। तो अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं कि दूसरा जो वीटो है उसकी बात कर लेते हैं। दूसरा वीटो कौन सा है? निलंबनकारी वीटो। तो इसमें क्या होता है, चलिए देखते हैं कि जब वह किसी विधेयक को संसद को पुनर्विचार के लिए लौटा दे। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि संसद द्वारा कोई विधेयक पारित होकर गया सिग्नेचर के लिए राष्ट्रपति के लिए, और राष्ट्रपति ने कहा कि आप इसको एक बार फिर से रिव्यू कर लीजिए कि मतलब या फिर इस पर कुछ चेंजिंग करके मेरे पास में भेज दीजिए। तो ये जो उसकी शक्ति है इसको बोला जाता है निलंबनकारी वीटो। तो इसमें क्या होता है, अच्छा एक बात होती है कि जैसे धन विधेयक जो होता है उसको राष्ट्रपति जो है वो वापस नहीं कर सकता है पुनर्विचार के लिए, क्योंकि जो धन विधेयक होता है वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही मतलब कि संसद में लाया जाता है।
तो ये बात भी आप याद रख सकते हैं। बात करते हैं पॉकेट वीटो की। अब हम लोग बात करेंगे पॉकेट वीटो में क्या होता है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो पॉकेट वीटो में क्या होता है कि राष्ट्रपति विधेयक पर ना तो कोई सहमति देता है, ठीक है, उसने सहमति भी नहीं, सिग्नेचर भी नहीं कर रहा है, अस्वीकृति भी नहीं कर रहा है कि हम मतलब कि ये, और मतलब लौटा भी नहीं रहा है, तो इसको पॉकेट वीटो के अंदर आ जाता है। तो पॉकेट वीटो का जो पहला इस्तेमाल था वो सन 1986 में राष्ट्रपति जैल सिंह द्वारा भारतीय डाक संशोधन अधिनियम के संदर्भ में इस वीटो का उपयोग किया गया था। तो अच्छा, इसमें एक और बात आती है कि जैसे कि पॉकेट वीटो की बात करें तो एक 24वां संविधान संशोधन आया था 1971 में। तो इसके अनुसार क्या हुआ कि जो संविधान संशोधन विधेयक है वो राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य बना दिया गया। मतलब कि अगर संसद कोई संविधान संशोधन विधेयक मतलब पारित कराने के बाद राष्ट्रपति के पास में सिग्नेचर होने के लिए जाता है, तो उस पर मतलब कि राष्ट्रपति उस पर जो है सिग्नेचर करने के लिए बाध्यकारी है, उस पर जो है वो पॉकेट वीटो का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अच्छा, तो अभी हम लोगों ने जो है विधेयक देखे जो कि केंद्र सरकार यानी कि संसद से रिलेटेड थे। तो आगे जो हम लोग देखने वाले हैं वो राज्य की विधायिका से संबंधित जो कुछ विधेयक हैं उन पे राष्ट्रपति की क्या पावर है वो देख लेते हैं। जैसे कि राज्य की जो विधायिका होती है वो कानून बनाने के लिए, सिग्नेचर करने के लिए राज्यपाल के पास में भेजती है। राज्यपाल मतलब कि अच्छा, राज्यपाल के पास में कुछ पावर होती है कि वो या तो उनको सिग्नेचर कर देगा, या तो राष्ट्रपति वो कहेगा कि ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इसको राष्ट्रपति के पास में जाना चाहिए, तो वो विधेयक को राष्ट्रपति के पास में भेजेगा। तो राष्ट्रपति मतलब कि उन विधेयकों पर अपनी सहमति देगा या नहीं, तो इन बातों पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि उसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति के पास में क्या क्या ऑप्शन होते हैं कि वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है, ठीक है, अपनी स्वीकृति सुरक्षित भी रख सकता है और पुनर्विचार के लिए लौटा भी सकता है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि पुनर्विचार के लिए जब वो लौटा देगा तो उसके बाद में जब संशोधन करके जो राज्य की विधायिका होगी अगर वो दोबारा भेज देगी तो राष्ट्रपति इसके लिए बाध्य नहीं है कि वो उस पर अपनी सहमति दे। जो कि संसद में होता है कि संसद में क्या होता है कि संसद में जो पुनर्विचार के बाद जो विधेयक दोबारा जाता है राष्ट्रपति के पास में, तो राष्ट्रपति इसके लिए बाध्य है कि राष्ट्रपति को अनुमति देनी ही पड़ेगी। तो हम लोगों ने विधेयकों से संबंधित मुद्दे देख लिए। तो अब अगला जो बात करते हैं कि राष्ट्रपति की अध्यादेश जो है उसको जारी करने की शक्ति, उस पर बात कर लेते हैं। तो इसका जो अनुच्छेद है 123, आप याद रखिएगा, अनुच्छेद 123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति का मतलब कि वर्णन किया गया। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अध्यादेश में क्या क्या होता है। तो अध्यादेश में क्या क्या है, तो हम लोग अब अध्यादेश में देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या होता है कि मतलब कि अध्यादेश में क्या होता है कि जैसे कि संसद जो हमारी होती है उसमें जो लोकसभा होती है, तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि मतलब कि समझ लीजिए कि जो गवर्नमेंट है वो हमारी मतलब कि पावर में नहीं है, कहीं ना कहीं मतलब मंत्रिमंडल ने अगर त्याग पत्र दे दिया है या किसी कारणवश उसके पास बहुमत नहीं है, तो अगर जो अभी पावर में नहीं है, तो उसमें क्या होता है कि उस स्थिति में क्या होता है कि अगर कोई कानून बनाना पड़ जाए तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके कानून जो है बना सकता है। तो उसकी भी जो इम्पोर्टेंस होगी वो भी संसद के द्वारा जो कानून बनाया जाता है उसके बराबर में ही होगी। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं अध्यादेश में क्या होता है कि इसमें होता है कि जब संसद के दोनों अथवा दोनों में से किसी भी एक सदन का सत्र नहीं चल रहा होगी, मतलब कि अब जैसे कि संसद की जो मीटिंग होती है कि मान लीजिए कि अभी संसद आज अगर उसका सत्र ख़त्म हो गया तो उसके बाद में जो अगली बैठक होगी उसके बीच का जो टाइम ड्यूरेशन होता है, तो उसमें अगर किसी कानून बनाने की ज़रूरत पड़ जाए तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। उसमें क्या, और अगला जो है कि जब वह इस बात से संतुष्ट हो जाए कि मौजूदा परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि उसके लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता होगी, मतलब कि तत्काल कानून चाहिए। तो अब मतलब कि संसद में क्या होता है कि पहले लोकसभा में जाएगा, फिर उसमें बहुमत होगा, मतलब कि वोटिंग होएगी, तो उसके बाद में फिर राज्यसभा में जाएगा। तो इसके मतलब कि इतना समय अगर नहीं है, मतलब कि समय अगर इतना नहीं है, तो इसके एवज में क्या करता है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि अच्छा, जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है वो सुप्रीम कोर्ट उसको रिव्यू कर सकता है कि जो अध्यादेश जारी हुआ है वो संविधान के जो उपबंध हैं उनके अनुसार ही जारी किया। ऐसा नहीं कि मतलब कि राष्ट्रपति कोई भी उल्टा सीधा अध्यादेश जारी कर दे। तो सुप्रीम कोर्ट के पास में ये पावर है कि अगर उसको लगेगा कि ये संविधान के खिलाफ है, तो मतलब कि जो पावर दी गई है संसद को उनसे हट के अगर उसने कानून बना दिया, मतलब कि अध्यादेश जारी किया राष्ट्रपति ने, तो उस अध्यादेश को ख़त्म कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, इसमें और क्या है कि अध्यादेश केवल उन्हीं मुद्दों पर जारी किया जा सकता है जिन पर जो है संसद कानून बना सकती है, आप उन पर ही अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अच्छा, बात करते हैं कि अध्यादेश की अवधि क्या होगी, 6 माह और 6 सप्ताह मैक्सिमम अवधि होती है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि जो संसद होती है उसमें जो लोकसभा राज्यसभा की जो बैठकें होती हैं तो उनमें मैक्सिमम 6 महीने का टाइम ड्यूरेशन होता है कि 6 महीने के बाद में नेक्स्ट बैच, मतलब कि 6 महीने के अंदर अंदर
आपको अपनी मतलब कि नेक्स्ट जो बैठक आपकी होनी है, जैसे कि आज मान लीजिए कि आज लोकसभा का सत्र समाप्त हुआ, अगली बैठक मतलब 6 महीने के अंदर में हो जाएगी। तो मान के चलिए कि अगर 6 महीने के बाद में उसकी बैठक हुई है, तो उसके बाद में जब वो बैठक होगी तो उसके जो टाइम पीरियड होगा 6 सप्ताह की बात करें तो 6 सप्ताह के अंदर अंदर जो है जो अध्यादेश राष्ट्रपति ने मतलब कि जारी किया था, तो उसको मतलब कि बहुमत के द्वारा उसको कानून बनाने के लिए वहाँ पे वोटिंग होती है। तो अगर वोटिंग वहाँ में पक्ष में होती है तो वो कानून बन जाएगा। अगर वोटिंग में अगर बहुमत नहीं मिला है तो वो अध्यादेश वहीं पे समाप्त हो जाए। तो इसकी मैक्सिमम अवधि जो होती है वो 6 माह 6 सप्ताह होती है। बात करते हैं कि अध्यादेश जारी करने की जो प्रक्रिया है, राष्ट्रपति को उस परिस्थिति से निपटने में योग्य बनाती है जो आकस्मिक या फिर अचानक कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो राष्ट्रपति उस समय अध्यादेश जारी कर सकता है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्तियाँ हैं उस पर हम लोग थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो आर्टिकल 72 में क्षमादान की राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ हैं उनके बारे में वर्णन किया गया है। तो चलिए, तो इसमें क्या होता है कि संघीय विधि के विरुद्ध किसी अपराध में दंड, मतलब कि जो सज़ा पाने वाला जो व्यक्ति है तो उसको किन किन मामलों में राष्ट्रपति जो है क्षमादान दे सकता है। तो उसमें पहले क्या है कि सेंटर की जो विधि है उसके विरुद्ध कोई किसी अपराध में दंड दिया गया तो उसको क्षमा कर सकता है। सैन्य न्यायालय द्वारा दिया गया दंड है उसको मतलब कि क्षमा कर सकता है। यदि दंड का स्वरूप मृत्युदंड है तो उसको भी क्षमा कर सकता है, क्षमादान दे सकता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि जो राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्तियाँ हैं उसमें क्या क्या होता है। कि इसमें क्या होता है कि जैसे कि क्षमा का मतलब पहला पॉइंट है क्षमा। इसमें क्या होता है कि इसमें जो दंड होता है और बंदीकरण दोनों को ही हटा दिया जाता है। मतलब कि अगर किसी को मृत्युदंड मिला है या किसी को 20 वर्ष का कारावास, कठोर कारावास, जो कुछ भी मिला है तो उसको मतलब पूर्णतः मुक्त कर देगा। तो ये जो आएगा वो हमारे क्षमा के अंडर में आएगा। अच्छा, दूसरा क्या होता है क्षमा में कि लघुकरण होता है। इसमें क्या होता है कि दंड के स्वरूप को बदल कर कम कर देता है। तो इसमें क्या हुआ है, जैसे कि मृत्युदंड है उसको मतलब कि छोटा करके कठोर कारावास में बदल सकता है। कठोर कारावास है इसको साधारण कारावास में चेंज कर सकता है। तो ये सारे के सारे जो ऑप्शन है उसके ये लघुकरण के अंदर में आते हैं। अच्छा, तीसरा है परिहार को हम लोग देख लेते हैं। तो मतलब कि ये जो क्षमा और लघुकरण, ये परिहार जो है ये मतलब उसके तरीके हैं राष्ट्रपति के, कि जो है राष्ट्रपति किस तरीके से मतलब कि जो दोषी है उसको मतलब कि सज़ा उसकी माफ़ करेगा। अच्छा, परिहार में क्या होता है कि दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि, मतलब कि अब जैसे किसी को 10 साल का कठोर कारावास दिया गया है, ठीक है, तो राष्ट्रपति चाहे तो उसको 5 वर्ष कर सकता है, 1 वर्ष करता है, उसकी जो अवधि टाइम पीरियड है उसको घटा बढ़ा सकता है। तो ये उसका परिहार के अंडर में आ जाएगा। बात करते हैं विराम की। तो इसमें क्या होता है सज़ा को किन्हीं विशेष परिस्थितियों में कम करना, मतलब कि कुछ ऐसी मतलब कि कोई शारीरिक अपंगता हो गई, मतलब कि कैदी को, या गर्भावस्था है, मतलब कोई महिला है उसको गर्भावस्था की मतलब के टाइम पीरियड है, तो उसमें क्या होता है कि वो सज़ा को कम कर सकता है। इन परिस्थितियों में कोई मतलब कि विशेष परिस्थिति आ जाए उसको मतलब कि अगर उस बेसिस पे कम कर रहा है तो ये विराम लगाने के अंतर्गत आ जाएगा। और एक आती है क्षमा करने में प्रविलंबन आता है। तो इसमें क्या होता है कि दंड पर अस्थायी रोक लगा दे सकता, मतलब कि जैसे कि मतलब कि सज़ा किसी को मृत्युदंड दिया गया है, फांसी की सज़ा दी है, तो उसमें मतलब अस्थायी रूप से रोक लगा दी कि अभी इसको थोड़ा सा टाइम मिलना चाहिए। तो इसमें मतलब कि वो अस्थायी किस लिए लगाया जाता है कि इसमें इसका उद्देश्य होता है कि दोषी व्यक्ति को क्षमा याचना एवं दंड के स्वरूप को परिवर्तित करने की याचना के लिए उसको टाइम मिल जाए कि मतलब कि वो अपने साक्ष्य दे सके। तो इसके लिए अस्थायी रूप से एकदम राष्ट्रपति रोक लगा देता है। उसके बाद में इससे उसको क्या मिलता है, मतलब कि जो सज़ा पाया हुआ व्यक्ति होता है तो उसमें उसको टाइम मिल जाता है कि राष्ट्रपति से दोबारा अनुमति करने के बाद में कि उसको मतलब कि क्षमा या याचना के लिए, दंड के स्वरूप में परिवर्तन के लिए याचना करके उसको जो है पर्याप्त समय मिल जाता है इसके लिए। अच्छा, एक बात और नोट करने वाली है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो संशोधन हुआ था उसमें कहा गया था कि राष्ट्रपति पर प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह बाध्यकारी होगी। तो ये बात भी आप जो है वो नोट कर सकते हैं। अब हम लोग जो है कुछ आर्टिकल्स देख लेते हैं जो राष्ट्रपति से संबंधित हैं। बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल जो है वो मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि राष्ट्रपति से कुछ संबंधित जो हैं महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं जो आप नोट भी कर सकते हो। और चलिए हम लोग राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल देख लेते हैं। तो आर्टिकल 52 की बात करें तो हम लोग अगर आर्टिकल 52 की बात करें तो आर्टिकल 52 में लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा।
तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये किस अनुच्छेद में बात लिखी है? अनुच्छेद 52 में। बात कर लें अनुच्छेद 53 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 53 में लिखा है कि संघ की कार्यपालिका की जो शक्ति होगी वो राष्ट्रपति में निहित होगी। 54 की बात करें तो राष्ट्रपति का चुनाव किस तरीके से, मतलब कि राष्ट्रपति का चुनाव होगा, मतलब कि हमारा जो राष्ट्रपति होगा उसका चुनाव होगा, ऐसे ही नहीं चुन लिया जाएगा। ये बात आर्टिकल 54 में लिखी हुई है। 55 में क्या लिखा है कि राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका किस तरीके से होगा। ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में अभी समझा चुका हूँ, बस इसको एक शॉर्ट रिवीजन के तौर पे अनुच्छेद आप देख लीजिए कि किस किस अनुच्छेद में क्या क्या बात लिखी हुई है। अनुच्छेद 56 की बात कर लें तो राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होगा, ये बात अनुच्छेद 56 में लिखी हुई है। वो मैंने अभी बताया था कि 5 वर्ष हो सकता है। उस 57 में क्या है कि पुनर्निर्वाचन के लिए अर्हित होगा, मतलब कि कितनी बार भी वो चुनाव लड़ सकता है। 58 में क्या होगा, राष्ट्रपति के चुने जाने के लिए योग्यता क्या क्या होगी, ये भी अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। 59 में क्या है कि राष्ट्रपति का जो कार्यालय वो मतलब कि क्या क्या काम करेगा, क्या क्या दशाएँ होंगी उसकी, तो ये बात आर्टिकल 59 में लिखी गई है। बात अगर 60 की कर ले तो राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण, मतलब कि राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करेगा। अच्छा, एक बात आप इम्पॉर्टेंट बात है जो आप लोग ध्यान में रखिए या फिर इसको नोट कर लीजिए। एक हो गया राष्ट्रपति और दूसरा हो गया एक हो गया हमारा राष्ट्रपति और एक मिनट, मतलब कि जैसे कि एक हो गया राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के बाद में हो गए हमारे उपराष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गए। तो ये जो तीन जो महत्वपूर्ण पद हैं, तो इनकी जो शपथ है वो हमारे संविधान में लिखी हुई है, मतलब कि अनुच्छेदों में। बाकी की जो प्रधानमंत्री हो गए या विधायक हो गए, इन लोगों की जो शपथ लिखी है वो अनुसूची भारतीय संविधान की जो अनुसूची है तीसरे में, अनुसूची 3 में बाकी सबकी शपथ लिखी हुई है। और जितने भी महत्वपूर्ण पद हैं तो इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ कहाँ लिखी है, इनको मतलब कि आर्टिकल में लिखी हुई है। बाकी की सारी की जो बाकी के जो और पद हैं उनकी शपथ जो है वो अनुसूची 2 में लिखी गई है। तो ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं। अब हम लोग बात करें अनुच्छेद 61 में क्या लिखा है, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया होगी उसका वर्णन अनुच्छेद 61 में। राष्ट्रपति पद की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव कराने का समय मतलब कि 6 महीने के अंदर करा लिया जाएगा। तो ये बात कहाँ लिखी है, अनुच्छेद 62 में। उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, मतलब कि अगर राष्ट्रपति मौके पर नहीं है, कहीं या फिर विदेश गया है या फिर मृत्यु हो गई, त्याग पत्र उसने दे दिया, तो ये बात कहाँ पे लिखी है, अनुच्छेद 65 में। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो भी मामले होंगे वो सुप्रीम कोर्ट में सीधे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट में, वो डायरेक्ट मतलब कि उनका अंतिम निर्णय जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ही होगा। तो ये बात अनुच्छेद 71 में लिखी हुई है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अनुच्छेद 72 की। बात करें तो अनुच्छेद 72 में क्या लिखा हुआ है, तो राष्ट्रपति की क्षमादान इत्यादि की जो शक्तियाँ हैं वो अनुच्छेद 72 में लिखी हुई हैं। और मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को परामर्श एवं सहयोग प्रदान करना, ये बात अनुच्छेद 74 में लिखी है। मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान जैसे कि मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल एवं वेतन, ये बात आर्टिकल 75 में लिखी हुई। भारत के महान्यायवादी को मतलब नियुक्त करता है राष्ट्रपति, ये बात अनुच्छेद 76 में लिखी हुई है। और भारत सरकार द्वारा कार्यवाही का संचालन, ये अनुच्छेद 77 में लिखी है। राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने से संबंधित प्रधानमंत्री के दायित्व, मतलब कि समय समय पर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचना देगा कि मतलब कि क्या कानून बन रहा है, क्या मतलब देश में चल रहा है। तो ये बात आर्टिकल 78 में लिखी है। तो ये जो सारे के सारे आर्टिकल जो हैं वो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति से रिलेटेड ही हैं कहीं ना कहीं। अब जैसे कि ये हो गया संसद के सत्र का सत्रावसान हो गया, भंग करना हो गया, तो मतलब कि जो ये अनुच्छेद 50 से संबंधित है। कहने का मतलब जो संसद का पहला सत्र होता है उसको भंग करना हो गया, लोकसभा को विघटित करना हो गया, ये राष्ट्रपति के हाथ में ही होता है। तो ये भी कहीं ना कहीं राष्ट्रपति से रिलेटेड ही आर्टिकल हैं। अब संसद द्वारा पारित विधेयकों को सहमति देना, मतलब कि सहमति दे सकता है, रोक के रख सकता है। तो ये बात अनुच्छेद 111 में लिखी हुई है। इसीलिए अनुच्छेद 111 में मतलब कि वीटो शक्ति का वर्णन भी अनुच्छेद 111 में ही है। संघीय बजट, मतलब कि बजट का वर्णन कहाँ है, 112 में, मतलब कि बजट रखवाता है लोकसभा के सम्मुख जो है राष्ट्रपति बजट रखवाता है। तो ये बात अनुच्छेद 112 में लिखी है। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में लिखी हुई है। राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति अनुच्छेद 143 में लिखा है कि राष्ट्रपति अगर ज़रूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। तो हम लोगों ने जो है राष्ट्रपति को आज हम लोगों ने डिटेल से पूरा का पूरा कवर कर चुके हैं हम लोग। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपके काम में आने वाला है। जो आपके महत्वपूर्ण एग्ज़ाम जो भी आने वाले हैं, जिनमें भी आपकी पॉलिटी के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से ही आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो
इसी तरह के और भी वीडियो आप देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए हमारे साथ में। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी चैनल को शेयर करें, जैसे कि उनको भी मतलब कि इससे वीडियो का लाभ उनको भी मिल सके। और वीडियो अच्छी लगने पर लाइक करें, और कोई अगर आपका सजेशन है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।